Hello guys, hope all of you are well. So guys, today's video is about plane geometry. और यार प्लेन ज्योमेट्री का सीन ये है कि बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज आपने जो है ना अपना लाइक देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री. बेसिकली पहले तो आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. सही है. सो बेसिकली फॉर्मूलाज फॉर एरियाज एंड पेरीमीटर. ठीक है, ये तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए. दूसरी चीज जो है ना, आपके पास फॉर्मूलाज फॉर क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, वॉल्यूम्स भी पता होने चाहिए. फॉर वॉल्यूम्स एंड सॉरी माय बैड एंड सरफेस एरिया. ठीक है. थर्ड चीज जो पता होनी चाहिए ना, वो आपको एंगल्स का पता होना चाहिए. सही. ऑल एंगल्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेटिव, वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल दीज एंगल्स पता होने चाहिए. फिर आपको ट्राइंगल्स की समझ होनी चाहिए. सही है. साइड्स एंड एंगल्स बोथ. सही है. साइड्स एंड एंगल्स. सही है. अच्छा, ये इसके बाद आपको पॉलीगॉन्स का पता होना चाहिए. सही है. लाइक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स. सही है. तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू नीड टू नो. अच्छा, इसमें मैं क्या चीज कवर नहीं करा रहा, आई एम नॉट कवरिंग लाइक द एरिया एंड पेरीमीटर के बेसिक फॉर्मूलाज. सही. वी आर डूइंग बेसिक फॉर्मूलाज, बट दोज व्हाट आर repeatedly tested in the test over the years, I'll be just looking at those. ठीक है जी. तो और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के भी बेसिक नहीं करा रहा. सही है. जो जरूरत वाले हैं सिर्फ वही करा रहा हूँ. ठीक है जी. सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट. अब देखो यार, एंगल से ही स्टार्ट करते हैं. अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है. उसने लिखा हुआ है यार, इट इज गिवन दैट b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a, फाइंड द सम ऑफ a एंड b. अब देखो यार, b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a जब दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ a एंड b बोल रहा है. सो बेसिकली वो चाह कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपने जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे a b और 3/2 एक साइड है. बेसिकली आपको सम ऑफ a b निकालना है. अब देखो यार, देखने वाले बोल सकते हैं कि यार ये 90 है, लेकिन जब तक बेटा मेंशन नहीं हो जब तक आप नहीं बोलना कि 90 है. ठीक है. तो यार क्या मैं बोल सकता हूं कि a, लेकिन सिंस यार ऑन अ स्ट्रेट लाइन देयर सम वुड बी इक्वल टू 180. ठीक है. तो अब a प्लस b प्लस 3/2a इज इक्वल टू 180. सो a प्लस half of a plus 3/2a is equals to 180, right? Then it is going to be a plus 3a/2. बेसिस सेम है भाई. तो फिर क्या हो जाएगा, a plus 4a/2 is equals to 180. अब यार a कितना हो गया, a हो गया मेरे बच्चे आपका 2a 180. तो a क्या हो गया भाई, 60 हो गया. अब उसको a और b का सम चाहिए. तो बेटा b क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a. तो 60 का हाफ क्या होता है, 30 होता है. तो 30 प्लस 60 इज 90. भाई इवेंचुअली है 90 के बराबर. ठीक है जी. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. देखो, द साइज ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय द रेशियो 6:8:10. फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अब देखो यार, मतलब अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि मैं 10 को ऑपोजिट रख दूं 90 के. तो बेसिकली सीन क्या है, बेसिकली सीन ये कि तो ट्रायंगल है, आई डोंट नो व्हिच ट्रायंगल इज इट, बट इट्स, अब राइट एंगल नहीं मेंशन तो हमें ऐसे ही अज्यूम करना पड़ेगा कि यार ये कोई इस तरह का ट्रायंगल होगा. ठीक है. तो बेसिकली अब हमें पता है कि यार इसके ऑपोजिट जो मतलब सबसे छोटी जो साइड का रेशियो है, उसके ऑपोजिट ही सबसे छोटा एंगल भी आएगा. ऐसा ही है. तो बेटा देखो, उसका टोटल रेशियो क्या है, टोटल रेशियो इज आपका 6 + 8 24 है, और ये 6 है, और ये 180 है बेटा. तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ये टोटल, आपको पता है कि यार रेशियो जिसमें ये एंगल डिस्ट्रीब्यूट होने वो उसका फ्रैक्शन ये है. टोटल एंगल इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो बेटा आपने क्या किया, 180 से फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया. तो दिस विल बिकम 1 and 4. तो 180 डिवाइड बाय 4 इज व्हाट, आई गेस इट्स 45. सो 45 इज योर आंसर. तो इसलिए आपका ए आंसर हो जाएगा. सिंपल है क्या, कि सबसे छोटा जो साइड है उसका रेशियो ओवर द टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय द सम. तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी. ठीक है जी. अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी समझदारी से अटेम्प्ट करना है. देखो, इस सवाल में उन्होंने क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि क्वेश्चन 7 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सही है. तो यार हमें देखो ये निकालना जब बहुत आसान होता है, जब हमारे पास कैलकुलेटर होता है, हम क्योंकि साइन रूल लगाते और निकल जाता. लेकिन बेटा साइन रूल लगाने के लिए भी हम क्या करते,
हम ये वाली साइड और इसके ऑपोजिट एंगल देखते और ये वाली साइड और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल देखते। तो बेटा रूल क्या बनता है मेरा? रूल बनता है साइन, चलो साइड पहले लिख देते हैं, 2x + 5 ओवर साइन ऑफ 55 इज इक्वल्स टू, अब ये वाली साइड ही गिवन है ना यार, तो आप क्या करो, इसके ऑपोजिट एंगल आएगा क्या? देखो 70 + 55 क्या आता है? 5 and 12, तो 180 - 55 क्या होता है? 35, हाँ 55 ही होता है भाई, 125 होता है 55। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आ गया? 55 आ गया, तो ये भी 55 ही हो गया भाई। तो बेसिकली आपको टेंशन ही नहीं है। क्यों? आपने क्या करना है, आपको पता है 3x - 2 ओवर साइन ऑफ 55, दैट मीन्स 55 कैंसिल, so 2x + 4 is equals to 3x - 2. Now it is going to be 2x - 3x is equals to -2 and -4, minus x is equals to -6, x is equals to 6 आ गया। Is that clear बेटा? इस तरह से कर लिया। अच्छा, ये किसी को लग रहा हो कि भाई ये 0 हो जाएगा, नहीं, ये 1 होता है बेटा, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, Alright guys, let's just look at this question now. अब देखो यार, थोड़ा सा ना ये इसके लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, सही है, इस सवाल के लिए। Which of the following expresses the possible values of P if P is the perimeter of RST? RST का अगर perimeter P है बेटा, तो बेटा P की वैल्यू पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? वैसे वो वैल्यूज होती क्या? RS + ST + RT, ऐसा ही है। तो बेटा अगर मेरा RS 8 है और ST मेरा, RT मेरा लेट्स सपोज 11 है, ठीक है, तो बेटा मेरा जो P आता, इट वुड बी समथिंग ग्रेटर देन 19 ऑफ कोर्स, राइट? 19 से कोई बड़ी वैल्यू ही आती। तो देखो भाई, अब ये मुझे याद रखना, ठीक, क्योंकि ST मतलब अभी मुझे पता नहीं क्या हो सकता है। तो भाई जब भी मुझे कोई भी ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी होती है ना, कोई भी ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी होती है, तो बेटा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस of other two sides and it is always lesser than the sum of other two sides. ठीक है जी, ये आपने नहीं भूलना, the difference of the other two sides and the sum of the other two sides से छोटा, और less than है, सिर्फ less than equal to भी नहीं है। तो बेटा अगर आप इस तरह बेटा इस केस की बात करो, तो इस केस में जो डिफरेंस है वो 3 है, और जो सम है बेटा वो कितना है? द सम इज 19, राइट? तो द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू इन दिस केस वुड बी 4 एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 18। तो यार देखो, अगर मैं 4 रखता अपने पेरीमीटर में, तो मेरी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आती बेटा? 23 आती। और अगर बेटा मैं 18 रखता अपने पेरीमीटर में, तो मेरी आती है वैल्यू 37। तो बेटा अब इस रेंज को डिफाइन करने के लिए क्या मेरे पास, 23 होता, सॉरी, इस रेंज डिफाइन करने के लिए क्या मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है? क्योंकि देखो बेटा ये तो नहीं हो सकता, 19 और 29 के बीच में नहीं आ सकता, 20 और 30 के बीच में नहीं, तो बेटा यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 से शुरू हो रहा है, इससे मेरी मिनिमम वैल्यू 23 आ रही है, सही है जी। सो दैट मींस सी इज योर आंसर, बट यू हैव टू जस्ट नो दिस कि थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी will fall in the range of the difference of, in the range where it is greater than the difference of the two sides and lesser than the sum of the two sides. ठीक है जी? अच्छा जी, let's look at this question. It says that if sin 30 is equals to 0.5, find the area of triangle. तो बेटा देखो area of triangle कैसे निकलेगा इसका? अब देखो बेटा इस एरिया, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और बाकी हमारे पास जो है ना, मतलब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट? सो एरिया ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। अच्छा, ए बी इंटू साइन सी का मतलब है ये सैंडविच वाला रूल याद रखो बेटा, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस इज ओनली सी। ठीक है, तो दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल का साइन का रेशो लगा हुआ होना चाहिए जब एरिया आता है। तो बेटा बेसिकली 1/2, और कैलकुलेटर होगा नहीं, उसने sin 30 की वैल्यू खुद ही बता दी है, इंटू 5 इंटू sin 30। तो बेटा इट विल बिकम व्हाट? 3s are 15, so 15 multiplied by 0.5 is basically what? 7.5. 7.5 बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल। अच्छा जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन यार। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल का केस है।
देखो बेसिकली कुछ स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, सही है। सो स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, सही है। सबसे पहला जो होता है ना राइट एंगल स्पेशल ट्राइंगल, वो लेट्स सपोज होता है जिसकी एक साइड होती है 3, दूसरी की होती है 5 और फिर हाइपोटेन्यूज का 5 होता है, 3 4 5 होता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा 6 8 10, हाइपोटेन्यूज 10 होता है। तीसरा कौन सा होता है 5 12 और 13, ये हमें रटे हुए हैं, सही है। ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स के केसेस हैं। अच्छा अब देखो इनके ना कुछ एंगल के रेशियोज भी होते हैं, सही है। तो इसको लिखते हैं स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल रेशियोज, सही है। अब इनके एंगल के कुछ रेशियोज होते हैं, सही है। अब देखो बेटा अगर कोई ट्राइंगल लेट्स सपोज इनके एंगल्स इस तरह से बने हुए कि 45 45 और 90, तो याद रखो बेटा अगर चलो लेट्स सपोज मैं बना के दिखाता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात हो रही है, हाँ। तो लेट्स सपोज अगर ये वाला 90 है और मैं बोलता हूं यार ये वाला 45 है, तो इट हैज टू बी 45। देखो इस केस में क्या होगा, जो 45 की ऑपोजिट साइड होगी ना वो x होगी, और जो दूसरे वाले 45 की होगी वो भी x होगी। तो ये वाली साइड जो होगी ये क्या होगी, x√2 होगी, ठीक है जी। ये एक केस हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या होता है, देखो बेटा दूसरा केस होता है अगर स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल का, इनके रेशियोज का 60 30 60 और 90। तो बेटा अगर लेट सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी एक साइड है विच इज बेसिकली व्हाट, if one of my side is basically let's suppose this is 30 and this is 90, of course right angle triangle है तो 90 होगी, तो this has to be 60। तो बेटा देखो जो 30 के ऑपोजिट साइड होती है ना वो इस केस में x होती है, और जो 60 के ऑपोजिट होती है वो x√3 होती है, और जो 90 के ऑपोजिट होती है वो बेटा आपकी 2x होती है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो बेटा मुझे पता है कि इस एंगल में एक 90 है एक 60 है, तो दूसरा बेटा 30 होगा। अब 30 के ऑपोजिट मैंने आपको बता दिया था भाई x है, 60 के ऑपोजिट मैंने आपको क्या बताया था कि x√3 है, और बेटा मैंने आपको 90 के ऑपोजिट क्या बताया था कि 2x है, ऐसे ही था। 90 के ऑपोजिट मैंने आपको बोला था 2x है। तो बेटा यहां पे मेरे पास 90 के ऑपोजिट दिया हुआ है क्या, 8 दिया हुआ है। तो 90 के ऑपोजिट अगर 8 दिया हुआ है तो 8 जो है क्या वो 2x के बराबर है? यस बिल्कुल। तो x बेटा क्या मैं बोल सकता हूं 4 के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो x किसके ऑपोजिट है, 30 के ऑपोजिट। तो बेटा a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 4। अच्छा अब देखो x 30 के ऑपोजिट, क्योंकि देखो 30 के ऑपोजिट क्योंकि x था विच इज इक्वल्स टू 4, सो a इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू 4। अब देखो बेटा मुझे चाहिए b, तो बेटा b किसके ऑपोजिट था, 60 के। तो 60 के ऑपोजिट क्या था रेशो के हिसाब से x√3, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 4√3। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बेटा d, ठीक है जी। Alright guys, let's look at this question now. It says that के अब फाइंड AB प्लस BC निकालना है, ठीक है। ये उसी तरह का सवाल है जैसे प्रीवियस, अभी AB प्लस BC निकालना है, ठीक है। अब देखो यार मुझे पता है 45 के ऑपोजिट क्या होता था रेशो के हिसाब से। देखो रेशो क्या होता है 45 45 और 90, ठीक है। तो x और x√2 ऐसे ही है। तो बेटा अब मेरे 45 के ऑपोजिट क्या होता था, x होता था। तो 45 के अगर ऑपोजिट x होता था तो ये हो गया। अब देखो बेटा अगर ये वाला मुझे 60, ये वाला अगर 60 है तो ये 30 होगा। 30 के ऑपोजिट भी x होता था, तो 30 के ऑपोजिट अगर x होता था तो वो 4 हो गया x, ठीक है। अब मुझे ए बी के ऑपोजिट चाहिए। तो ए बी के ऑपोजिट क्या होता था, ए बी के ऑपोजिट अपना होता था, ए बी के ऑपोजिट था जब ये 60-30 के रेशियो में 2x था, ठीक है। तो बेसिकली 2 into 4 क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। तो दैट मीन्स ए बी तो अपना 8 आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज अब मुझे BC निकालना है बेटा। तो बेटा BC क्या 90 के ऑपोजिट है 45-45 के रेशियो में। तो 45-45 के रेशियो में 90 के ऑपोजिट वाले का क्या था, x√2 था। तो x√2 इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। x क्या चल रहा है बेटा पूरे सवाल में, 4 चल रहा है। तो 4√2 इज BC। क्यों, कहां से निकाला मैंने 4? मैंने 4 यहां से निकाला कि 45 के ऑपोजिट x होता है, तो x इज इक्वल्स टू 4। पूरे सवाल के लिए मैंने यहां से निकाल लिया। तो BC इक्वल टू 4√2। तो बेटा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC का आंसर हो जाएगा 8 प्लस 4√2।
तो दैट मीन्स बी इज योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लिखा हुआ यार, इफ द मेजर ऑफ के जे एम इज 60, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जे के एल एम। अब देखो यार 60 दिया हुआ है इसका बेटा, तो बेटा 60 का मतलब है कि ये जो के जे एम है ये 60 है ना अपना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो बेटा बेस कितनी है 10 है, लेकिन अपने पास परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, तो बेटा परपेंडिकुलर हाइट कोई इस तरह की चीज होती है। ठीक है, अगर ये 6 है तो बेटा ये भी, ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अब मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, टैन शैन नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे पता है यार कि ये 30 है और ये 60 है, तो वो वाला रेशियो मेरे जहन में आना चाहिए। कौन सा वाला, कि 30, 60 और 90 के ट्राइंगल में साइड्स क्या होती हैं, x होती है, x√3 होती है और फिर 2x होती है। तो बेटा 60 के ऑपोजिट वाली साइड चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी 90 के ऑपोजिट वाली साइड दी हुई है, तो 2x के ऑपोजिट क्या दिया हुआ है, 6 दिया, तो x बेटा 3 के बराबर हो गया, और मुझे क्या चाहिए, ये वाली चाहिए, तो ये x√3 के बराबर हो गई। सही है, तो बेसिकली क्या हो गया यार, अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाय, तो x क्या हो गया मेरा 3 था ना, तो 3√3 हो गई ये वाली साइड, क्योंकि 60 के ऑपोजिट होती है x√3, x मेरा क्या आ गया था 3 आ गया, तो 3√3 हो गई 60 के ऑपोजिट। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई बाय 3√3, तो बेसिकली आंसर क्या हो गया 30√3 आंसर हो गया मेरा। ठीक है जी। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं नया। देखो बेटा, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दैट मीन्स इफ दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, तो दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर, क्योंकि फिर ये वाली लेंथ भी बराबर ही होगी और ये वाली लेंथ भी बराबर ही होगी। लेकिन अगर ये वाली और ये वाली बराबर होती तो पर रेक्टेंगल होता, बट इस केस में स्क्वायर है। देन और इसकी डायगोनल डीबी की लेंथ दी हुई है, वो बोला एरिया मांगा है, तो बेटा एरिया निकालने के लिए ना एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल का फॉर्मूला है एक, एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल का फॉर्मूला है। ठीक है जी, वो क्या फॉर्मूला है बेटा, देखो फॉर्मूला ये, एरिया इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2, डी स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला है बेटा। तो बेटा इस केस में क्या दिया हुआ है, इस केस में आपके पास दिया हुआ है 5, तो एरिया इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 विच इज बेसिकली 12.5। इज दैट क्लियर मेरा बच्चा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा जी, लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इट सेज दैट इफ द एरिया ऑफ ABCD इज 144 यूनिट स्क्वायर, इफ द फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल AEB। अच्छा यार ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है सवाल में, मैं जरा निकाल दूं। तो दिस क्वेश्चन वाज इनिशियली, वेट अ सेकंड, दिस क्वेश्चन ABCD था और ये E था बेटा। तो वो बोल रहा है कि अगर ये स्क्वायर का एरिया इज 144, तो फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ AEB। तो बेटा देखो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज बेसिकली L मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ रहा है, तो बेटा L क्या 12 हो जाएगा, तो बेटा L यहां पर भी, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। सिंस इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इसकी एक साइड 12 है तो सारी साइड 12 होंगी। तो बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है बेटा, आप लोग देख लो, ये आपने नहीं पढ़ी हुई ये चीज। देखो जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बेसिकली इक्वल टू since इसकी all sides is same, so basically it is equal to s square under root of 3 upon 4। ठीक है, तो बेटा इसकी एक साइड किसके बराबर है, 12 के बराबर, 12 square under root of 3 upon 4, so it will be equals to 144 under root 3 upon 4, which is basically 3s are and then I guess 6 are 36 under root 3, so the answer is going to be A। ठीक है जी। अच्छा जी, let's look at this question. It says that find the area of circle inscribed inside a square having an area of 64 centimeter, 64 यूनिट। तो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है, एक स्क्वायर है इस तरह का, इसके अंदर एक ना सर्कल बना हुआ है। सही है, अब वो सर्कल कैसे नजर आ रहा है, वो सर्कल इस तरह की कोई चीज बनी हुई है। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो इसकी जो लेंथ होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ उसका डायमीटर होगा। अब किसी
स्क्वायर की लेंथ अगर निकालनी हो और उसका एरिया बेटा 64 हो तो एल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायमीटर अगर 8 है तो बेटा रेडियस जो है ना आपका 4 होगा और रेडियस आपका 4 होगा। तो बेसिकली रेडियस किसका होता है बेटा, सर्कल का होता है। सो दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है बेटा, पाई पाई है अपना, आर कितना है बेटा, आर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा बेटा 16 पाई। ठीक है जी, आंसर इज डी। देखो जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। तो बेसिकली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आर इक्वल, तो बेसिकली एल क्यूब इज इक्वल्स टू 6l स्क्वायर, क्योंकि बेटा सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर। अब वो बोल रहे कि एक लेंथ की, एच की क्या लेंथ होगी। एच क्या होती है यार, एच बेसिकली लेंथ ही होती है क्यूब की, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो दिस इज हाउ अ क्यूब लुक्स लाइक। क्योंकि सारी क्यूब की साइज सेम होती है, तो अगर बेसिकली मैंने एच की निकाल ली तो बेसिकली मुझे अंदर की पता चली जाएगी, लेंथ की बराबर होगी। तो एल क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर लिखा हुआ है, एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर होगा इक्वल टू 6, एल इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। आंसर इज सी। Alright guys, let's look at this question. It says that if the area of the hexagon ABCDEF is 54 under root 3, find the area of equilateral triangle APF. सही, equilateral triangle APF का हमें एरिया ढूंढना है। ठीक है जी, तो देखो बेटा, अब मेरे पास हेक्सागोन का जो एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है। This is not taught in like high school like A levels and O levels, because यार देखो the thing is कि ये चीजें टेस्ट नहीं होती वहां पे, ये एप्टीट्यूड में ही टेस्ट होती है। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन का फॉर्मूला होता है 3s स्क्वायर साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड्स आर इक्वल, अपॉन 2। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से एरिया आ रहा है 54 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 की छुट्टी कर दो, 3a स्क्वायर इंटू 54 इंटू 2 इज 108, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो बेटा 108 को 3 से, तो इट बिकम्स 36, s इज इक्वल टू 36 आ गया। मतलब कि एक साइड जो है वो 36 के बराबर है। और बेटा इसकी जो AF वाली साइड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है वो सारी बराबर ही होती हैं। तो और उसका बेटा फॉर्मूला क्या पड़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इस केस में। देखो बेटा उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था s स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 4। सो बेसिकली 36, ये तो 6 हो जाएगा ना, 36 अंडर रूट 3 अपॉन 4 विच विल मीन दैट 9 अंडर रूट 3। सो दिस इज योर आंसर। तो बी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। ऑलराइट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट पॉलीगॉन्स यार। देखो जी, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स आर एन साइडेड फिगर्स। ठीक है जी। अब देखो पॉलीगॉन्स का जो, अच्छा एन साइडेड फिगर, और दूसरी असम्पशन जो पॉलीगॉन की अज्यूम करनी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर एंगल्स फॉर पॉलीगॉन, सो इट यू हैव टू अज्यूम दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी। अच्छा देखो बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं। तो बेटा उसका फॉर्मूला है अपना n-2 इंटू 180। सही है जी। उसके बाद है बेटा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन, इट इज बेटा n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है जी। अगर आपने बेटा एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ढूंढना है, सो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली 360 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और बेटा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बेटा वो बराबर होता है 180 के बेटा। ठीक है, तो इंटीरियर, ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, बस यहां पे लिख लो 180 इस तरह से। ठीक है जी।
Find the exterior angle if the sum of the interior angle of an n-sided polygon is 1260. तो बेटा सम का क्या फॉर्मूला था? सम का फॉर्मूला था n माइनस टू इंटू 180. तो सम कितना है बेटा? 1260 का अगर सम है n माइनस टू, नहीं पता बेटा साइड्स कितनी है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है, अभी साइड्स पता ही नहीं है. ठीक है, तो बेटा 180 से अगर डिवाइड करा आपने ले जाके इसको, तो बेटा 180 से डिवाइड होने के बाद 1260 क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल. 126 डिवाइडेड बाय 18 गिव्स यू 7 आई गेस. सो 7 प्लस 2 इज n. n इज बेसिकली 7 प्लस 2 इज n. n इज 9. तो बेटा n आ गया. अब एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 360 अपॉन n था. तो 360 अपॉन 9 कर दो तो आंसर आ जाएगा बेटा 40. तो सी आंसर हो गया. ठीक है जी. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट for today's lecture. I have covered almost all the formulas that are there in aptitude for plane geometry. Just watch the video and don't forget to learn the formulas and then attempt the worksheet. Inshallah, inshallah, you top.